यहाँ हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हल करने का तरीका है वो लाप्लास रूपांतर की विधि से हम करेंगे। यहाँ पे तो कैसे हल करेंगे उसकी क्रियाविधि हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं यहाँ पे अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण के लिए। तो अचर गुणांक वाला अवकल समीकरण कैसा होता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये दो अवकल समीकरण दिख रही है, एक अवकल समीकरण ये है और दूसरी अवकल समीकरण ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो है चर गुणांक वाली, अचर गुणांक वाली, और ये है चर गुणांक वाली। तो इन दोनों में अंतर क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हो y का जो गुणांक है वो कांस्टेंट है, y का जो अवकलन है ये फर्स्ट अवकलन इसका गुणांक भी कांस्टेंट है, और y का डबल अवकलन इसका गुणांक भी यहाँ पे कांस्टेंट है। यानी कि y और y की जो गुणांक है उनका जो y और y का जो अवकलज है उनका जो गुणांक होगा वो कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे चर गुणांक वालों के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे देखो यहाँ पे t गुणांक है इसका, y का जो फर्स्ट अवकलज है इसका गुणांक t आ गया। यानी कि y और y के जितने भी अवकलज है उनमें से किसी का भी गुणांक यदि t आ जाता है या x आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, यानी कि चर आ जाता है, गुणांक चर आ जाता है। ये यहाँ पे देखो ये चर गुणांक है, इसलिए ये क्या हो गई चर गुणांक वाली अवकल समीकरण हो गई। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करने की क्रियाविधि समझेंगे, इसके बाद में फिर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, यहाँ पे अचर गुणांक वाली को समझते हैं। यहाँ पे तो अचर गुणांक वाली को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो क्रियाविधि है वो देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अवकल समीकरण होगी तो अवकल समीकरण के दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे लाप्लास रूपांतर करेंगे। यानी कि इस साइड भी हम लाप्लास रूपांतर लेंगे और इस साइड भी लाप्लास रूपांतर लेंगे। तो दोनों तरफ लाप्लास रूपांतर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी लाप्लास रूपांतर करेंगे हम, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है y आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लाप्लास रूपांतर करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इसके अंदर एक पद बनेगा इस तरह से कि हमारे पास y का लाप्लास रूपांतर ज्ञात कीजिए, ऐसा पद बनेगा यदि लाप्लास लेंगे इसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे फंक्शन ऑफ p बोल देंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ p बोलकर सोल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो यदि इसका लाप्लास रूपांतर करेंगे तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और y बचेगा यहाँ पे। तो y का लाप्लास रूपांतर इस तरह से होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि इस तरह से भी हो सकता है, ये तो आपको यहाँ पे दिख गया, लेकिन किसी क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है। तो ऐसा क्यों आता है उसको बंद कर रहा हूँ ना, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से भी आ सकता है yt। तो इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो वो इस तरह से होता है, किसी क्वेश्चन के अंदर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी हुई होती है। वो ऐसे लिखी हुई होती है कि मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे d की पावर 2 y, इसको हम t के साथ में लिखते हैं इस तरह से, फिर -2d y, इसको भी t के साथ में लिखते हैं, फिर +2y, इसको भी हम t के साथ में लिखते हैं, और यहाँ पे ये 0 आ गया है ऐसे कैसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रूपांतरण करेंगे हम लाप्लास रूपांतरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y t का फंक्शन बनेगा, इस तरह से बनेगा लाप्लास रूपांतरण y t, ये इस तरह से बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसको p मान लेंगे, इसको p का फलन मान लेंगे। तो इनमें अंतर क्या है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐसे लिखने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये yt लिखा हुआ है। yt का मतलब है कि ये जो हमारा y है, y क्या है t का फलन है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये केवल y है लेकिन y किसका फलन है t का फलन है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो आप ध्यान में रखना कि ये सीधा सीधा t भी आ सकता, ये y भी आ सकता है और yt भी लिखा हुआ आ सकता है। कहीं क्वेश्चन x भी आ सकता है और xt भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको आगे हम सोल्व करने का जो सेकंड स्टेप है वो देखते हैं। यहाँ पे इसकी सबसे पहले हमने लाप्लास कर लिया, लाप्लास करने के बाद हमने इस तरह से मान लिया। ऐसे मानने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे इस तरह से, हमारी जो इक्वेशन होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इस तरह से कंडीशन दी हुई होती है हमारे पास, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे दिया होता है y0 = a का मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और इस तरह से y का जो फर्स्ट अवकलन हो उसको भी हम कांस्टेंट दे रखे हैं, डबल अवकलन को भी कांस्टेंट दे रखा है। तो इस तरह से दिया जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे साथ 0 होगा। ये यहाँ पे इसका और इसका मतलब क्या है, ये मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको कहा था कि y को हम किस तरह से लिख देते हैं, yt लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जहाँ पे ये y है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास t का मान 0 होगा तो y का मान हमारे पास क्या होगा, a होगा। और इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होगा कि जब हमारे पास t = 0 होगा
तो y का जो अवकलन होगा यानी कि dy/dt, इसका मीनिंग इस तरह से है कि ये जो y डैश है ये 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मान हमारे पास b होगा। इसी तरह से y डबल डैश 0, इसका मीनिंग क्या है कि t बराबर 0 पर y का डबल अवकलन यानी कि y का सेकेंड अवकलन यहाँ पे 0, ये c होगा यहाँ पे। तो इसका जो मीनिंग है वो इसका मीनिंग इस तरह से होता है। तो ये होती है इसकी इनिशियल कंडीशन। इस कंडीशन को हम यूज में लेंगे, तो वो कहाँ यूज में लेंगे, तो वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा आपको। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ये कंडीशन है ये नहीं दी होती है। ये कंडीशन नहीं दी होगी तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से स्वयं ही मान लेंगे। कांस्टेंट मानना है तो हम खुद मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट हम जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे भी तो हम कांस्टेंट मानते हैं ना। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम कांस्टेंट सी लगाते हैं इस तरह से +c, तो यहाँ पे उसी तरह से हम कांस्टेंट लगाते हैं। लेकिन इसका कांस्टेंट हमें क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, फिक्स वैल्यू दी होती है। अगर नहीं दी होती तो हम अपनी तरफ से मानते हैं। तो आप एग्जांपल नंबर 2 को नोट करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने अपनी तरफ से कांस्टेंट माना है और उसको आगे सोल्व किया है। तो एग्जांपल नंबर 2 में आप देख सकते हो। ये स्टेप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। स्टेप 4 हमारे पास इस तरह से होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम इसका लाप्लांस करेंगे तो लाप्लांस के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन इस तरह से हो सकती है। यानी मान लो कि dy प्लस y, यहाँ पे मान लो 2 आ गया, +3 = 0, इस तरह से आ गए। मान लो हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन आ चुका। यहाँ पे या मान सकते हो आप, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, इस तरह से केवल इतना सा फंक्शन आया है हमारे पास, ये अवकल समीकरण है। तो जब हम इसका लाप्लांस लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवकलन का लाप्लांस, यानी कि हमारे पास इस तरह का पद बनेगा यहाँ पे dy। तो ये क्या हो गया, अवकलज का पद हो गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसको तो हम मान लेंगे इस तरह से फंक्शन ऑफ p, लेकिन इसका क्या करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज में लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट अवकलन होगा तो उसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे, सेकंड अवकलन होगा तो उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से देखो nवा अवकलन होगा यहाँ पे, तो nवा अवकलन होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से यूज में लेंगे इसको। और यहाँ पे y⁻n-1 का मतलब क्या है कि y का जो अवकलन हो रखा है वो n-1 टाइम अवकलन हो रखा है यहाँ पे। तो ये हम इस तरह से इन फॉर्मूलों को यूज में लेंगे यहाँ पे। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको किस तरह से यूज में लेंगे। और इनका जो प्रूफ है वो प्रूफ मैं अभी आपको बताऊँगा। अभी जैसे ये क्रियाविधि खत्म होगी उसके बाद में मैं इसका प्रूफ बताऊँगा। इसके बाद हम 5वीं स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में यहाँ पे ये सभी स्टेप यूज में लेंगे। तो उसके अंदर जहाँ पे भी x y t कुछ भी हो सब चेंज हो जाएंगे p के अंदर। तो वहाँ पे एक p की इक्वेशन मिलेगी हमें। उस p की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सहायक समीकरण बोलते हैं। ये लाप्लांस विधि से हल करने की जो सहायक समीकरण आती है वो किसके पदों में आती है, p के पदों में। इस तरह से चेंज हो जाएगी। देखो अवकलज भी p की इक्वेशन में चेंज हो जाएगा और y का जो लाप्लांस है वो भी p की इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन p में बदल जाएगी। वैसे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 5वां पॉइंट, क्योंकि ये तो वहाँ पे बदल जाएगी तो वो तो हमें भी दिखेगी कि बदल चुकी है। अब इसके बाद में 6ठी स्टेप में क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। स्टेप नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेप 6 के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी यहाँ पे p में जो इक्वेशन आएगी सहायक समीकरण, उस सहायक समीकरण को हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स लेंगे, यानी कि प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर करेंगे इनवर्स लाप्लास। तो हमें क्या होगा, वापस इसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, इस तरह के फॉर्मूले। इस तरह से प्रथम अवकलज को ऐसा लिखा, डबल अवकलन को ऐसा लिखा, n टाइम अवकलन किया तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये कैसे किया, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे पास इस तरह से हमने पढ़ा था। ये कहाँ पढ़ा था हमने, लाप्लांस रूपांतर के अंदर। तो लाप्लांस रूपांतर में जो हमने पढ़ा था ये वही फॉर्मूले, यहाँ पे बस लिखने का तरीका बदल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एपक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा, yt या y लिखा हुआ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ p। तो ये और ये इन दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन लिखी हुई है ये और इसका दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट अवकलन डी का मतलब फर्स्ट अवकलन होता है और डैश का मतलब भी फर्स्ट अवकलन होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p फंक्शन ऑफ p माइनस y0, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो p फंक्शन ऑफ p माइनस f0। तो यहाँ पे f क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये f का फलन है। और यहाँ पे y क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि y का फलन है यहाँ पे। तो बस केवल इतना सा ही चेंज है, बाकी सभी फॉर्मूले सेम है। इसको और इसको भी मैच करके देख सकते हो आप, दोनों सेम है। और इसको
और इसको भी मैच करके देख सकते हो। जब अन टाइम करेंगे तो यहाँ पे जैसा आ रहा है सेम टू सेम यहाँ पे वैसा ही आ रहा है। तो बस केवल लिखने का अंतर है। और इनको कैसे प्रूव किया है, तो ये हमने लाप्लांस रूपांतर में समझा था कि इनको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो लाप्लांस रूपांतर आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लाप्लांस रूपांतर और प्रतिलोम लाप्लांस रूपांतर से हम इसको सोल्व करेंगे आगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इसके लिए, ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है लाप्लांस विधि से। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसकी इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि t बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, y का मान 0 मिलेगा। यानी कि ये जो लिखी हुई है इसका मतलब क्या है ये बता देता हूँ। यहाँ पे y0 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो t को यहाँ पे लिखते हैं हम, यानी कि हम इसको लिखते हैं yt, इस तरह से लिखते हैं। तो t का मान जब 0 है तो y का मान क्या है, 0। यहाँ पे देखो t का मान 0 है तो y का मान क्या आ रहा है, 0। तो t का मान 0 होगा यहाँ पे, तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से इसकी कंडीशन को इस तरह से लिखते हैं। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, लाप्लांस लेते हैं। तो लाप्लांस लेने से पहले मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ इस तरह से। जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे देखो dy/dx लिखा हुआ है, इसका भी हम लाप्लांस ले सकते हैं, लेकिन ये साइज में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने d, ताकि समझने में मिस्टेक नहीं हो, इसलिए शॉर्ट में लिखना ज़्यादा इजी रहता है। तो मैंने इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका लाप्लांस रूपांतर करूँगा। तो लाप्लांस रूपांतर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी लाप्लांस रूपांतर हो गया, इसका भी लाप्लांस रूपांतर इस तरह से हो गया। कांस्टेंट था 2 तो 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी मैंने लाप्लांस रूपांतर कर दिया। यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, तो इसके साथ में क्या बचा 1, तो 1 का लाप्लांस रूपांतर हो गया है यहाँ पे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका लाप्लांस रूपांतर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो सभी जगहों पे केवल लाप्लांस रूपांतर आ रखा, तो हम इसको फंक्शन ऑफ p में बदलेंगे। तो हमारे पास सबसे छोटा क्या है यहाँ पे y, यानी कि y को हम क्या करेंगे, लाप्लांस रूपांतर मान लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रियाविधि के अंदर हमने ये स्टेप लिखी थी वहाँ पे कि हम ये y को क्या मानेंगे, y का लाप्लांस रूपांतर इस तरह से मानेंगे फंक्शन ऑफ p। तो हम इस तरह से फंक्शन ऑफ p ये y का लाप्लांस रूपांतर मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके स्थान पे तो हम ये लिख देंगे मान लिया, लेकिन यहाँ पे देखो y का जब अवकलन हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो अवकलन वाला जो फॉर्मूला था वो यूज में लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में आएगा। y का जब अवकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट करके मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन था उसके स्थान पे तो मैंने ये फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर दिया ये। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुकी है। उसके बाद में आप देख सकते हो 2 तो ऐसे कैसे आ गया, और लाप्लांस y का लाप्लांस, तो y का लाप्लांस क्या हो गया, फंक्शन ऑफ p। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p आ गया। और इस साइड में यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया। और 1 का लाप्लांस क्या होता है, 1/p होता है। तो 1 का लाप्लांस यहाँ पे मैंने 1/p को ऐसे कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरी इक्वेशन है वो p में बदल चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखो y0 का वैल्यू में यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखो y0 क्या होगा, y का मान हमें दिखना है, कब लिखना है, जब t का मान 0 हो। तो इसी को हम y0 बोलते हैं। तो यहाँ पे y0 का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि yt लिखते हैं हम yt। तो yt का मान यहाँ पे क्या होगा, t पर हमें y का मान चाहिए, तो t पर y का मान क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे y0 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे y0 का मान हम 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बचेगा। तो यहाँ पे जैसे 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या बचा, p फंक्शन ऑफ p और यहाँ पे +2 फंक्शन ऑफ p, इस तरह से बचा। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ p को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ p तो कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे p और यहाँ पे 2 बचा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसी को ऐसे ही लिखा, फंक्शन ऑफ p तो कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, p +2, और इस साइड में जो भी लिखा हुआ था वो तो ऐसे कैसे आ चुका है। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास इस तरह से बदल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी इक्वेशन p में बदल चुकी है। अब मैं यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ p ज्ञात करूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखो p +2 का भाग दे देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से ये हट जाएगा। सभी क्वेश्चनों के अंदर हमें ऐसा ही करना है, हमें फंक्शन ऑफ p ज्ञात करना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपको यही ज्ञात करना है। ऐसा क्यों करते हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें देखो फंक्शन ऑफ p ज्ञात कर लिया। तो क्या किया, p +2 से भाग दिया इस साइड में, तो यहाँ पे p +2 आ गया, और इस तरह से हमने फंक्शन ऑफ p ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये सहायक समीकरण बदल चुकी, सहायक समीकरण मिल चुकी है हमें।
क्यों है ये सहायक समीकरण? क्योंकि यहाँ पे सभी जगहों पे p आ चुका है, तो ये p में बदल गई, इसलिए ये सहायक समीकरण है। इसके बाद हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण यहाँ पे करेंगे, इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास लेते हैं इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में इनवर्स लाप्लास रूपांतर किया तो एल इनवर्स आ गया। इस साइड में हम इनवर्स लाप्लास रूपांतर करेंगे तो ये आएगा। ये कैसे आएगा ये अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवर्स लाप्लास रूपांतर हम करने के लिए क्या करते हैं, आपने इनवर्स लाप्लास रूपांतर में पढ़ा होगा। इस तरह से यदि फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं उसको, यानी कि आंशिक भिन्नों में बदलते हैं उसको। तो मैं इसको आंशिक भिन्न में बदलना सिखाता हूँ शॉर्ट मेथड में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे। यहाँ पे भी ये दूसरा तरीका समझा रहा हूँ मैं आंशिक भिन्न में बदलने का, ये भी शॉर्ट तरीका है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे p और p+2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे देखो p की घात सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो p की घात यहाँ पे सेम है और ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इनका गुणांक, यहाँ पे p का गुणांक 1 है तो यहाँ पे भी p का गुणांक 1 होना चाहिए, दोनों जगहों पे सेम होना चाहिए। जब इस तरह से सेम होता है तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे देखो एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन घटा देते हैं, यानी कि p+2 है तो इसमें से मैं एक दूसरे फंक्शन को घटाएंगे, दो ही फंक्शन होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे फंक्शन को मैंने यहाँ पे माइनस करके लिखना है, इस तरह से लिख देते हैं हम। और नीचे वाले को ऐसे कैसे लिखते हैं, ये शॉर्ट तरीका है आंशिक भिन्न में बदलने का इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, नीचे वाला तो ऐसे कैसे आ रहा है p+2, और यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, p से तो p कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 नहीं आना चाहिए, ऊपर 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वापस इसी का रूप हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 से डिवाइड किया है नीचे, तो आप देख सकते हो p+2 तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ रहा है, और माइनस का p होना चाहिए तो माइनस का p भी यहाँ पे आ रहा है, और नीचे का पूरा फंक्शन यहाँ पे आ रहा है p+2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p+2 आ रहा है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया, और 3 को भी यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और इसका लाप्लास रूपांतर हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें आंशिक भिन्नों में बदलना। तो इसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे बदलेंगे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 हट गया तो 2 तो बाहर आ गया 1/2 तो, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, आप देख सकते हो एक बार इसके डिवाइड में करोगे आप, तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो p+2 करोगे और इसके बटे में आप क्या लिखोगे p+2 करोगे, और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस लगा दिया, और p के डिवाइड में क्या आ रहा है p+2 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से देखो p+2 से p+2 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 1/2, और यहाँ पे आपको मिला 1/p माइनस 1/p+2। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से आंशिक भिन्न में ये बदल चुका। मैंने आपको जो पहले शॉर्टकट विधि बताई थी गुणनखंड के जो वीडियो था उसमें, आप उस विधि से करोगे तो भी यही मिलेगा आपको, और आप इस तरह से करोगे तो भी यही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मेथड और बता दिया है आंशिक भिन्न में बदलने का। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कैपिटल P है, तो यहाँ पे देखो P फंक्शन ऑफ P का लाप्लास इन्वर्स किया तो हमें क्या मिला y। ये कहाँ से मिला, ये यहाँ पे हमने मान रखा, यहाँ से मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लाप्लास इन्वर्स में हो जाएगा। तो इस साइड में क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स फंक्शन ऑफ P हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाप्लास इन्वर्स फंक्शन ऑफ P, इसको हम क्या लिखेंगे y। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको y लिख दिया, और इस साइड 3/2 तो ऐसे कैसे आ चुका है, और इसको हमने आंशिक भिन्न में बदल दिया इस तरह से। तो अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि ये कैसे बदला है, तो इस तरह से ये हमें बदल चुका। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 1/p का लाप्लास इन्वर्स चाहिए, और 1/p+2 का भी लाप्लास इन्वर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले देखेंगे। यहाँ पे आप देखो इसको आप सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज में लेना आपको। आप देख सकते हो 1/p की पावर होनी चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p की पावर यहाँ पे क्या है 1। तो ये 1 कब आएगा, जब n का मान 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में आप n = 0 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 1/p के साथ में एक कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1/p के साथ में एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, e की पावर x लगाना है, और x के साथ में क्या आ रहा है, जो भी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगा उसका चिन्ह चेंज करना, यानी कि माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस का ए करेंगे, और प्लस का होगा तो क्या करेंगे, माइनस का करेंगे। तो यानी कि चिन्ह को चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y तो ऐसे कैसे आ गया, 3/2 भी सेम आ गया। यहाँ पे देखो 1/p का लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा, जब यहाँ पे आप n का मान क्या करोगे, 0 रखोगे। तो n का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और x की पावर 0 भी 1 होता है। तो ये
इसको सोल्व करने पर तो हमें क्या मिला, 1 मिला। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर t, क्योंकि यहाँ पे देखो x है तो x क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो t के पदों में चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो t के पदों में लिखना है। तो कई पुस्तक होती है जिसके अंदर x टी को x लिख देते हैं, कई पुस्तक होती है जिसके अंदर x को t लिखते हैं, और कई पुस्तक ऐसी होती है जिसके अंदर p को s लिखते हैं और s को p लिख देते हैं। तो आप देख सकते हो मैं जब भी सोल्व कर रहा हूँ तो मैंने p को यूज में लिया है और t को यूज में लिया। हो सकता है आपकी बुक के अंदर t को और s को यूज में लेकर क्वेश्चन सोल्व किया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो सेम ही आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इस फॉर्मूले को यूज में लेके हमने यहाँ पे ये लिख दिया e की पावर t। तो t के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2। तो 2 का चिन्ह चेंज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आता है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो माइनस का 2 लगा दिया हमने t के साथ में। तो इस तरह से इसको सोल्व करने पर हमें ये मिला। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर हमें ये मिल चुका है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको आप डी के पदों में लिख दीजिए, शॉर्ट के अंदर सिंबॉलिक फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है, लाप्लांस लेना है। लाप्लांस लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्या मानना, फंक्शन ऑफ पी मान लेना। फंक्शन ऑफ पी मानने के बाद आपको क्या करना है, अवकलजों का इसको यहाँ पे पूरे ये वैल्यू पुट करना है। अवकलज है तो अवकलज का फॉर्मूला लगाना है, और डायरेक्ट ये आ रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है, और इसके साथ में जो भी लाप्लांस आ रहा है उसका सबका लाप्लांस यहाँ पे ले लेना है। लाप्लांस लेने के बाद आप क्या करोगे, इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन होती है, इसको यूज में लेना है, और यहाँ पे y0 आएगा, y'0 जो भी आ जाए आपके सबका मान पुट कर देना, जिसका भी मान आपके पास है, और नहीं है तो आप अपनी तरफ से कांस्टेंट मान सकते हो। और उस तरह से आप सोल्व करोगे तो आपको फंक्शन ऑफ p मिलेगा। फंक्शन ऑफ p के बाद में आपको क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स लेना है। लाप्लास इन्वर्स को आप सोल्व करोगे तो आपको फिर से आंसर मिल जाएगा इसका। तो आप देख सकते हो अवकल समीकरण का आंसर हमें मिल चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।